सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा अक्सर यह बात की जाती है कि अंग्रेजों के कानून को बदलना है और उसे बदल दिया गया है, परंतु अंग्रेजों के कानून को बदलने की बजाय अंग्रेजों के दमनकारी पुलिस व्यवस्था और पुलिस के ताकत के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। अपने इस चैनल पर मैं हमेशा आम आदमी की आवाज और कानून के दाव पेच एवं जद में आकर के कोई आदमी किस तरह छटपटाता है, परेशान होता है, प्रताड़ित होता है और उसके कोहराम को कोई नहीं सुनता है, तो उस आवाज को मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल में उपस्थित होता हूं। जमुई के खैरा में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पुलिस के थाने में जब्त करके रखी गई एक गाड़ी पर और गाड़ी से बालू चोरी करने का एक मामला दर्ज करके एक व्यक्ति को दोबारा जेल भेज दिया गया। यह अंधा कानून है, एक फिल्म आई थी और इस फिल्म में यही दिखाया गया था कि एक ही अपराध के लिए दोबारा से सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसे में एक ट्रैक्टर जिस पर बालू ढुलाई का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पहले जेल भेजा गया, वह गाड़ी थाने में जब्त करके रखी हुई है और उसी गाड़ी से दोबारा बालू ढुलाई का केस दर्ज कर एक दूसरे व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। और हद तो यह है कि जब इस मामले को न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है तो वह पुलिस अफसर अपने मजे के अंदाज में एक आवेदन दाखिल कर देता है कि उससे भूल हो गई। क्या ये भूल माफी करने योग्य है? क्या एक व्यक्ति को जो गाड़ी थाने में रखी है उस गाड़ी से बालू ढुलाई करने के आरोप में जेल भेज दिया जाए और पुलिस यह कह दे कि उससे गाड़ी का नंबर लिखने में भूल हो गई, तो यह चलेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं कि कानून में सारी व्यवस्था तय की गई है। जब कोई अपराध होता है तो घटना स्थल पर जो चीजें जब्त की जाती है उसकी जब्ती सूची तैयार होती है और जब्ती सूची जब तैयार होती है तो उसकी तहकीकात की जाती है। जब गाड़ियों को पकड़ा जाता है तो गाड़ी के ऊपर लिखा नंबर प्लेट तो पुलिस को जो दिखता है, जो आम आदमी को दिखता है सो दिखता है। उसके बाद चेसिस में नंबर, इंजन में नंबर, उसे चेक किया जाता है और उन सब को चेक करने के बाद सरकार में वर्तमान व्यवस्था में जो कानून में व्यवस्था है उसके तहत उस नंबर को सर्च करके तुरंत पता लगाया जा सकता है कि उस गाड़ी के मालिक कौन है और वो गाड़ी की स्थिति क्या है। बावजूद इसके अगर कहा जाए कि ये भूल हुई है तो निश्चित रूप से ये भूल नहीं है, ये जानबूझकर की गई साजिश है। और इस साजिश की जद में आकर के यदि कोई व्यक्ति जेल जाता है या कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में फंसता है तो इसकी सजा तो पुलिस वाले को जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो उसे सजा मिलती है, तो फिर पुलिस वाले गलती करेंगे तो क्या न्यायालय मौन होकर सब कुछ देखता रहेगा? इस मामले में ऐसा ही कुछ हुआ है। मैटर है, खैरा थाने का एक मामला मेरे सामने आया है जिसमें एक गाड़ी जो पकड़ी गई, जो थाने में जब्त करके रखी गई थी, उसी गाड़ी पर फिर दूसरा केस दर्ज हुआ और दूसरे व्यक्ति को भी जेल भेज दिया गया। मतलब एक ही गाड़ी और एक ही मामले का जो है वो दो बार एफआईआर दर्ज हुआ। ये मामला खैरा थाने की है। कांड संख्या खैरा थाना कांड संख्या 481/24, जिसका एफआईआर 19 तारीख को हुआ और बेला गांव में 2 ट्रैक्टर पकड़ा गया था और उसमें 2 व्यक्ति चालक जो थे पकड़े गए थे, जेल गए। और पुनः 486 एक मुकदमा होता है, लगभग कितने दिन के बाद? 2 दिनों के बाद। अच्छा। फिर एक नया मुकदमा होता है खैरा थाना कांड संख्या 486/24। उसमें भी जो 481 में गाड़ी पकड़ी गई थी, जो उसका इंजन नंबर था, चेसिस नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, सेम गाड़ी जो है 486 में भी आया और उसमें भी ड्राइवर जेल चले गए। और जो 486 में गाड़ी पकड़ी गई थी उस पर एफआईआर नहीं हुई। बाद में इसमें सुधार किया गया। कैसे सुधार हुआ? ये तो न्यायालय में उन्होंने आवेदन दिया कि भूलवश ये हो गई है, जबकि नियम ये है कि घटना स्थल पर ही जब्ती सूची बनती है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लिया जाए कि गलती हुई है तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर में गलती नहीं होती क्योंकि वो 10-12 डिजिट की होती है। इसका मतलब ये है कि जिस समय गाड़ी पर दूसरा केस दर्ज किया गया, हाँ। क्या गाड़ी वो मुक्त हो गई थी या थाने में जब्त करके थाना रखी? जब्त थी। तो ऐसा माना जा सकता है ना कि कोई आदमी जेल में हो, जैसे आदमी जेल में होता है वैसे गाड़ी सीज होकर के थाने में रहती है। हाँ।
तो जो गाड़ी थाने के पास थी और न्यायालय की संपत्ति थी, उसी गाड़ी को आधार बना के दूसरा मुकदमा कर दिया गया, यानी फर्जी मुकदमा आप कह रहे हैं कि कर दिया गया। एक तरह से ये माना जाए कि इसमें पैसे का लेन देन का ही बात है, क्योंकि अगर वो घटनास्थल पर वो बनती गाड़ी का जब्ती सूची, तो संभवतः जो गाड़ी 486 में पकड़ी गई थी, जिसमें सुधार किया गया, इंजन नंबर 33 नंबर जोड़ा गया, वो वही गाड़ी रहती। लेकिन यहाँ चूँकि थाने पर आई बात, पैसे की लेन देन की बात नहीं पटी, तो उन्होंने वही गाड़ी इंजन नंबर 33 नंबर लगाकर अभियुक्त को जेल भेज दिया। और परिणाम ये हुआ, उस गलती के कारण वो व्यक्ति जो गौतम कुमार जेल में बहुत दिनों तक रह गए, क्योंकि जब तक उसमें सुधार नहीं हुई तब तक वो डिटेन रह गए अननेसेसरी। तो एक झूठा फर्जी, हाँ, बिल्कुल। और जो गाड़ी जब्त थी थाने में, उस पर जो केस हुआ उसमें एक आदमी जेल चला गया, उसी तो गाड़ी पर फिर पुनः दोबारा के फर्जी केस करने से जेल चला गया, एकदम साफ था। हाँ। तो उस फर्जी केस में जब वो जेल चला गया, तो उसके बदले में उस पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सुधार के लिए दिया कि ये गलती हो गई है, लेकिन इसको गलती नहीं माना जा सकता है। ये पुलिस बहुत बड़ी, मतलब पुलिस के अनुसंधान इससे बहुत बड़ी ये गलती है, सूचक की है। इससे तो साफ है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेज सकती है। बिल्कुल भेज रही है। एक और मामला खैरा का आपने बताया कि मिट्टी के केस में क्या हुआ था, वो भी आप बताइए। मिट्टी के केस में ये हुआ था कि एक गाड़ी जा रही थी मिट्टी लेके, उस गाड़ी को रोका गया। क्या रहते, बताइए बताइए बताइए। उसमें मामला यही है, जो उसमें मिट्टी ले जा रहा था गाड़ी से। ठीक है। मिट्टी में ले जाने के क्रम में विद्यारंजन वहाँ पहुँचे, बोले रोको। विद्यारंजन कौन है? विद्यारंजन एसआई है, खैरा थाना का एसआई है। हाँ ठीक। रोके, गाड़ी बोला कि गाड़ी रोको। हाँ। उसके बाद हम लोग बोले सर मिट्टी में गाड़ी क्यों रोके? बोल नहीं, मिट्टी में गाड़ी नहीं चलेगा, मिट्टी थोड़े बालू है। हाँ। हम लोग बोले दिखाए, हाँ। हाँ हाँ। दिखाए उनको। उसके बाद हम लोग दिखाए कि मिट्टी है। हाँ। इसमें वीडियो में देख लिया जाए सर कि मिट्टी है या बालू है। बोला वो सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद बोला मालिक को आने दो, हमको चाहिए। लेन देन वाला बात होने लगी। हाँ। लेन देन वाला हम लोग सोचे मिट्टी में पैसा क्यों देंगे हम। हाँ, ठीक बात है। मिट्टी में पैसा क्यों मतलब वो बालू का गाड़ी कह के आपको पकड़ रहे थे। हाँ। हम लोग बोले मिट्टी है। हाँ। इसी तरह बराबर पकड़ते हैं, हम लोग से पैसा वसूली करते हैं। तो घर को लिपने के लिए मिट्टी ले जा रहे थे? लिपने के लिए मिट्टी ले जा रहे थे जी। वो मिट्टी का वीडियो है आपके पास? वीडियो मेरे पास। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन लोग का नाम दिया गया? आप बोल रहे थे कि बहुत लोग बाहर हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, दूसरे गाँव के जी। क्या है माम? मोरोसा का मुरारी शाह का एक जेठ साली है, कागेसर घर है उनका। अच्छा। उनका भी नाम इसमें दिया गया है। दूसरे गांव की है? दूसरे गांव का, कागेसर का। अच्छा। मांगो बंदर में ये काम हुई है। अच्छा। उसके बाद राम जी राम यहाँ नहीं है, बाहर हैं। अच्छा। उनका भी नाम दे दिया गया है। तो इसका मतलब है पुलिस किसी से पूछ के नाम डाल रही है? पूछ के डाल रही थी, डाल रही होगी। ऐसे तो उनका 5 को 10 को चंगड़ा हर गाँव में अपना चंगड़ा रखे हुए है। अच्छा। वही चंगड़ा से ये काम करवाते हैं। अच्छा, वसूली? हाँ, वसूली करवाते हैं। आज आप लोग का जमानत हुआ न्यायालय से? जी, आज जमानत हुआ है हम लोगों को न्यायालय से। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार यादव। गांव? मांगो बंदर। उसी गाड़ी से फिर दोबारा बालू की अवैध ढुलाई करने का एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और उस मुकदमे में फिर एक आदमी जेल चला जाता है। यह मामला जब संज्ञान में लाया गया न्यायालय के, पुलिस अफसर को पूछा गया तो उस पुलिस अफसर ने एक आवेदन दाखिल कर दिया कि उससे भूल हो गई, गाड़ी का नंबर लिखने में भूल हो गई। तो गाड़ी का नंबर लिखने में कैसे भूल हो गई? और निश्चित रूप से यह किसी व्यक्ति को फंसाने की साजिश है। अमूमन ऐसे मामलों में जब पुलिस घोर लापरवाही करती है, प्रशासनहीनता करती है, तब पुलिस महकमे के उनके वरीय पदाधिकारी तो कार्रवाई करते ही थे। न्यायालय ऐसे मामलों में किसी भी हालत में कमजोरी नहीं बरतती थी, किसी भी हालत में नरमी नहीं बरतती थी। न्यायालय सख्त होती थी, क्योंकि पुलिस न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने वाली एक एजेंसी मात्र है। उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन पुलिस ने न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, न्यायालय या कानून से जो आदेश पाल की शक्ति उन्हें प्राप्त है, उन शक्तियों का जिस तरीके से दुरुपयोग करना शुरू किया है, उससे आम आदमी में दहशत जो पैदा हुई है, वही पुलिस को न्यायालय से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली दिखाती है, जिससे आम आदमी डरने लगता है और न्यायालय में न्याय पाने, कचहरी में रोज की तारीख के चक्कर में जाने की बजाय पुलिस के आगे नतमस्तक होकर मामले को सलटा लेने में ही अपनी भलाई समझता है। इन दिनों बिहार में 2 मामले बहुत जोर शोर से सामने आते हैं। उनमें बालू और दारू, ये 2 मामले हैं।
बालू के मामले में नीलामी कब कैंसिल होती है, कब घाटों की नीलामी हो जाती है, नीलामी कौन लेता है, न बोर्ड है न कोई बात है। और ऐसी स्थिति में बालू की ढुलाई चलती रहती है। कहा जाता है कि बड़े पदाधिकारी से लेकर, राज्य के पदाधिकारी से लेकर जिले के पदाधिकारी तक उसमें कहीं न कहीं मिले होते हैं। यहां तक कि नेताओं का भी गठजोड़ होता है। नेताओं की गाड़ियां इन बालुओं की ढुलाई करती है, उनके कार्यकर्ता इन बालुओं की ढुलाई करती है। और ऐसे में एक बड़ा गठजोड़ राज्य से लेकर जिले और गांव के स्तर तक चलता है, जहां गांव के बालू घाटों को भी बुरे तरीके से नियमों की अनदेखी करके और बालू का दोहन किया जाता है। नतीजा कि घाट में लोगों के डूब करके मरने, ट्रक के नीचे दब करके मरने की घटनाएं भी होती रही है। ऐसे ही स्थिति में जब किसी बालू वाले, किसी ट्रैक्टर वाले, क्योंकि बिहार में रोजगार तो है नहीं, ऐसी स्थिति में कोई लड़का अगर ट्रैक्टर लेकर बालू का या अन्य कोई व्यापार करता है तो बालू के मुकदमे में उसे बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में उसे न्यायालय में मुकदमा करके भेजते ही वो निर्दोष है या दोषी है उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर उस पर परिवहन विभाग कोई फाइन इंपोज कर देती है, डाल देती है, लिख देती है, तो उसे अदा करके ही न्यायालय में जमानत अथवा गाड़ी की मुक्ति के लिए उसे आना पड़ता है। अगर कोई निर्दोष भी है और उसने जुर्माना जमा कर दिया, यानी कि वो मान लिया कि उसने अपराध किया है और उसके बाद उसे न्यायालय से राहत मिलती है, अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से परिवहन विभाग हो या पुलिस वाले, उनसे आम आदमी तो डरने लगेगा। क्योंकि न्यायालय भी अब वहां पर विबस जैसी स्थिति में है। न्यायालय उसका अवलोकन करके देखने, उसकी जांच परख करने की एजेंसी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ट्रायल पूरा होने के बाद जब तक देखा जाएगा, तब तक उस गाड़ी और गाड़ी के मालिक अथवा मुकदमे में जिन लोगों को नामजद किया गया है उन्हें उस फाइन को जमा कर देना है, चाहे उसने अपराध किया है अथवा नहीं किया। ये इलीगल कंडीशन है। ये ऐसी स्थिति तो इस तरह से है जैसे किसी चीज को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपने अपराध किया नहीं तो आपने जुर्माना क्यों भरा, सीधा सा सवाल है। लेकिन गाड़ियों की जब बालू की ढुलाई, मिट्टी की ढुलाई या अन्य परिवहन के मामले में या थाने के द्वारा जब जब्ती की जाती है तो उसे छुड़ाने के लिए जितना जुर्माना तय किया जाता है विभाग द्वारा, उसे जमा करके उसकी रसीद न्यायालय में दिखानी पड़ती है, तभी गाड़ियों को छोड़ा जाता है। कई ऐसे मामले मेरे सामने आए जिसमें गाड़ी घर में पड़ी है और उसे सिकंदरा में फाइन काट दिया गया कि सिकंदरा से गुजर रही थी। अगर गुजर रही थी तो आजकल जो चालान कटता है, जो जुर्माना का चालान होता है, उसमें उसकी फोटो होती है, वो फोटो नहीं है। कई मामले में ऐसा देखा गया कि गाड़ी का बालू का चालान उसके पास है लेकिन ओवरवेट कह दिया गया। अगर ओवरवेट है तो उसके नाप तौल की कोई व्यवस्था, वेइंग मशीन होनी चाहिए जो तौल करती है, माप करती है, उसकी मशीन होनी चाहिए। बिना मुकदमा दर्ज किए मेरे पास एक मामला फुल मल्लिक का आया था, बेगूसराय के आसपास का। उसमें एक व्यक्ति कलावती देवी बड़ी मुश्किल से लोन लेकर के एक ट्रक चलवा रही थी। उसके ट्रक पर बालू लदा था, बालू अंडरवेट था, उनके पास चालान था और गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, ड्राइवर खाना खा रहा था। डीटीओ और थाने के लोग आए, उस गाड़ी को ले गए। गाड़ी को खुले आसमान के नीचे किसी स्टेडियम में लगा दिया गया, क्योंकि अपने पुलिस के पास अपने लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां गाड़ियों को खड़ा किया जा सके। ऐसे में खेल मैदान, अच्छी चीजों, पार्क, जो कम्युनिटी हॉल है, इन सब चीजों को इन लोगों ने गाड़ी का पड़ाव स्थल बना दिया है जहां गाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है और वहां गाड़ी को खड़ा कर दिया गया। जब उस मुकदमे में न्यायालय में कलावती देवी की ओर से अर्जी लगाई गई कि जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो आखिर फाइन क्या हुआ है, जब उसकी जांच पड़ताल और पूछताछ हुई तो एक लिस्ट भेज दी गई कि गाड़ी में ओवरवेट था, यानी ज्यादा बालू लदा था। ज्यादा बालू लदा था तो कैसे लदा था, कोई वेइंग मशीन की जांच रिपोर्ट हो। उस गाड़ी वाले के पास गाड़ी में बालू लोड करने के बाद और बालू उतारने के पहले तक का चालान था। गाड़ी में जो चालान कटता है वो समय के अंदर था और वो ड्राइवर अपने बालू को दोबारा तौलवाने के लिए भी तैयार था। वो वीडियोग्राफी भी दिखा रहा था, लेकिन डीटीओ ऑफिस और थाने के लोगों ने उसे तौलवाना भी उचित नहीं समझा। आज पिछले करीब 1 साल से वह गाड़ी खुले आसमान के नीचे पड़ी है। ऐसे में टायर, इंजन और सारे बॉडी उसके कहाँ गए होंगे आप अंदाजा कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ऋण लेकर के कोई गाड़ी खरीदा है, क्योंकि बिहार में रोजगार के कोई साधन नहीं, कोई अवसर नहीं है, रोजी रोजगार परिवार चलाने के लिए लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो क्या वो गाड़ी वाला कभी उबर पाएगा। और ऐसे स्थिति में जब पुलिस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहा हो तो कानून का राज कायम करने के लिए
ऐसे दमनकारी अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था को कौन बदलेगा, उस पर कौन अंकुश लगाएगा? इसके लिए सिर्फ न्यायालय और न्यायालय है। लेकिन न्यायालय में भी मुकदमों का बोझ इतना ज्यादा है कि न्यायालय अगर एक एक मुकदमे की जांच विस्तार से करने लगे और इन मामलों के तह और गहराई में जाने लगे तो पता चलेगा कि मुकदमे का यह अंबार लगातार कई गुना बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आम आदमी तो पिसेगा। फिर धाराएं बदलने की क्या आवश्यकता थी? धारा बदल करके ये क्यों कहा गया कि अंग्रेजों के कानून को बदल दिया गया, अंग्रेजी राज के कानून को बदल दिया गया? ऐसा नहीं है। अंग्रेजी राज के कानून को अगर बदलना था तो कानून एक समान है, आम आदमी हो या राजा की संतान, ये सब लोगों को एक समान कानून दंड देने के लिए अपना मापदंड निर्धारित करता है। बावजूद पुलिस वाले अपराध करें, अगर कोई परिवहन कार्यालय वाला अपराध करे, अगर कोई खनन विभाग वाला अपराध करे और किसी निर्दोष को झूठे मुकदमे में जो प्रथम दृष्टया खुली नंगी आंखों से देखने से पता चल जाता हो, ऐसे मामले में यदि जेल भेजे तो ऐसे पुलिस वाले पर कौन कार्रवाई करेगा? मुझे याद आता है, मैं वकालत के शुरुआती दिनों में मैंने देखा है कि पुलिस वाले न्यायालय में जाने से पहले पूरा होमवर्क कर लेते थे, पेपर लेकर जाते थे। उन्हें पता था कि न्यायालय में कानून के बाहर, कानून के दायरे से बाहर निकल के उन लोगों ने कुछ भी किया होगा तो उसकी कठोर दंड उन्हें मिलेगी, उन्हें निलंबन किया जा सकता है, उन पर प्रशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, और वो सतर्क होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाहे तो जो भी परिस्थिति रही हो, ये सख्ती कुछ कम हुई है या जो भी हुआ हो, पुलिस वाले लगातार इस तरह की बड़ी गलतियां जानबूझकर करते हैं और जब उनकी गलती न्यायालय के सामने आ जाता है तब उसे वो भूल बताकर एक सादे पेज के एक पन्ने पर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। तो क्या ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत का वो कानून बदल गया है? क्या यह स्वतंत्र भारत का कानून है? क्या यह पुलिस व्यवस्था अंग्रेजी शासन में जो पुलिस दमनकारी थी वैसी नहीं दिखती आपको? ऐसे कई मामले हैं जो आम आदमी को, पुलिस को सताते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं, परंतु उन पर कार्रवाई के कम होते इस तरह के मामले उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ा रही है और आम आदमी के मनोबल को गिरा रही है। हमें सतर्क होना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी, हिम्मत नहीं हारना होगा और अभी भी न्यायालय में हम अपनी आवाज उठाकर कानून का इकबाल कायम कर सकते हैं, कानून का राज बुलंद कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। हुआ था मिट्टी के मामले में? मिट्टी के मामले में उसमें एक विद्यारंजन करके हैं, खैरा थाने में ही पदस्थापित एसआई हैं। उन्होंने उस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद जो है उन्होंने गाड़ी मालिक से कुछ डिमांड किया, पूरा नहीं हुआ डिमांड, तो दोनों के बीच में बाताबाती हुई और परिणाम स्वरूप उन्होंने उस गाड़ी मालिक के पूरे खानदान के लोगों को उसमें अभियुक्त बना दिया। इवन कि उनकी पत्नी की जो वाहन थी जो कि दूसरे जगह की रहने वाली थी, उनका भी नाम उस केस में दिया गया। उन्होंने भी जमानत कराया, सबों ने जमानत कराया। उनकी माँ, बाप, भाई, बहन, जितने लोग थे उनके घर इस गाड़ी में उसने बताया है कि मिट्टी लदा हुआ था और वो अपने खेत से मिट्टी ले जा रहा जी। तो अपने खेत से जो मिट्टी ले जा रहा था तो उसको कैसे दिखा करके न्यायालय में आप लोगों ने कार्रवाई का प्रयास नहीं किया? न्यायालय को कहा गया, चूँकि न्यायालय तो के बारे में कुछ कमेंट करना बेकार है। न्यायालय तो यानी कि बालू के नाम पर ट्रैक्टर को पकड़ने और फर्जीवाड़ा और पैसे वसूली का खेल चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत इसमें बालू के नाम पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इवन की माइनिंग भी पकड़ लेती है, पुलिस भी पकड़ लेती है, कहती है कि जीपीएस से चेक किए तो वहाँ 2 बार गया है घटनास्थल पे। भाई 2 बार गया तो दोनों बार बालू था, इसका क्या प्रूफ है? गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाए, टेक्निकली चीज़ है उसमें, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई आपका जीपीएस ट्रैकिंग 2 बार। ऐसा बहुत सारा मामला है जिसका ज़मीन है, वहाँ पे खेत है और वहाँ जो है इस तरह का मामला आ रहा है बार बार। हमने 2-3 केस हाईकोर्ट भी भेजे हुए हैं इसी तरह के मामले में। जी, आपका क्या नाम है? राजीव रंजन, अधिवक्ता सिविल कोर्ट जमुई। बोलिए। मेरा भी गाड़ी मिट्टी में था मुझे। हाँ। और मिट्टी में लेकर जा रहे थे मिट्टी, उसके बाद बोले कि हाँ गाड़ी रोको, गाड़ी मिट्टी नहीं है, ये बालू है। हाँ। विद्यारंजन। कौन है विद्यारंजन? वो एसआई है सर, खैरा थाना में। तो आप जाकर के एसपी को आप लोग कहे ना आवेदन देते हैं एसपी साहब को?
देखिए एसपी को आवेदन देने से पहले वो 17 गो मुदाले बना दिए, यही धमकी देता है। एक बार हैरन गाड़ी पकड़े तो उसमें भी 18 गो मुदाले बना दिए, फिर गाड़ी मट्टी में पकड़े फिर 18 गो मुदाले बना दिए। यही मनमानी चल रहा है। तो मट्टी में काहे पकड़ रहा है? अब काहे पकड़ रहा है, मनमानी चल रहा है सर। मिट्टी अपने खेत से आप लोगों ने जी जी तो बताए नहीं कि मिट्टी में अपने खेत से मिट्टी निकाल खेत से मिट्टी है सर, मिट्टी रखा हुआ है, मिट्टी का उसका भी वीडियो है सर, मिट्टी का भी वीडियो है। आपका क्या नाम हुआ? भरत यादव। बताइए। जैसे हमरा जोर से रहा बोलिए। हमरा ट्रैक्टर हाँ। धान बेच के आ रहा था, लड़का भी था साथ में, और 10 बजे से 10 बजे क्या? रात में। हाँ। 10 बजे रात से 12 बजे तक सिंगारी टाण में खड़ा कर दिए विद्यारंजन बाबू। हाँ। काहे ला? कि कहाँ से आ रहा है, हाँ। चोरी करके आ रहा है, हाँ, तो यही सब बात पूछ रहा था। रोक दिया, ठंडा का समय हमने आए। पैसा उसा कुछ लेन देन हुआ? जी नहीं सर, पैसा उसा कर क्या काहे रोक रहे थे? क्या क्या कर? क्या मनसा था उनका, तुम्हें कर सकते आपका हैं। क्या नाम है? सतीश कुमार सिंह। घर? हाँ? मांगो बंदर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा